दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में अगर आपकी इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रही तो आज हम चलते हैं मैक्स चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में। तो मैक्स चंडीगढ़ हॉस्पिटल जो है बहुत बड़ा मैक्स हॉस्पिटल है। ये भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि यहाँ पे इतना बड़ा हॉस्पिटल भी हो सकता है। जब मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में गया उसके बाद मैं चंडीगढ़ वाले मैक्स हॉस्पिटल में गया था। तो आगे से देखने में ये आपको बहुत छोटा सा हॉस्पिटल लगेगा जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो, लेकिन जैसे ही आप घूम के इसकी बैक साइड पे जाओगे तो वो बहुत पीछे को बहुत लंबा हॉस्पिटल है। तो काफी बड़ा हॉस्पिटल है, तभी यहाँ पे जो बेड की कैपेसिटी वो 390 हॉस्पिटल से भी ज्यादा है। मतलब ऑलमोस्ट 400 बेड का ये हॉस्पिटल है। तो लोकेशन की बात करें तो ये चंडीगढ़ रोड पे पड़ता है फेज 6 के अंदर मोहाली में। तो यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हो तो आप मंडे टू फ्राइडे कभी भी इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। यहाँ पे भी फ्रेशर प्लस एक्सपीरियंस दोनों के लिए वैकेंसीज है। फ्रेशर की अगर बात करें तो आपके पास रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो भी आप वहां पे जा सकते हो, आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपको अपना एक बार सैलरी सिनेरियो भी बता देता हूँ। तो वहां पे जो सैलरी है 19-20 हजार से ऊपर ही सैलरी होती है। मतलब मान के चलो 18 से 20 हजार के बीच में आपकी सैलरी होगी एज ए फ्रेशर। तो मेरे साथ यहाँ पे एक स्टाफ था जिसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस था 7 ईयर्स का। तो उसकी जो सैलरी इन्होंने बताई थी उसको मतलब ऐसे 33 या 32,000 सैलरी बताई थी। तो दिल्ली से कंपेयर करें तो दिल्ली के कंपैरिजन में सैलरी वहाँ पे कम है। बहुत ज़्यादा कम नहीं लेकिन कम है। बट एक चीज़ ये भी वहाँ पे अच्छी है कि वहाँ पे आपको रहना खाना पीना काफ़ी सस्ता मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट उस सेम सेम से ही पड़ जाता है। लेकिन वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है। वहाँ पे जो चंडीगढ़ सिटी है उसके तो पता ही है आपको, बहुत क्लीन सिटी है और हिमाचल के बिल्कुल साथ में लगती है। तो थोड़ा सा पोल्यूशन का रेट भी वहाँ पे कम है। तो इंटरव्यू में आप अगर मेल हो तो भी आप जा सकते हो, अगर आप फीमेल हो तो भी आप जा सकते हो। बाकी रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे मैंडेटरी है। और पीजी जो है इसके नियर बाय आपको काफी सारे मिल जाएंगे। अगर आप मेल स्टाफ भी हो तो भी सस्ते सस्ते पीजी आपको मिल जाते हैं। मैंने वहाँ पे 1 साल के एक्सपीरियंस बताया था। तो इन्होंने मुझे ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे थे वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे। तो यहाँ की जो मतलब जिन्होंने मेरी इंटरव्यू ली वो भी पंजाबी थी। तो कुछ कुछ क्वेश्चन उन्होंने मुझे पंजाबी में पूछे, कुछ कुछ मुझे हिंदी में भी पूछे। तो लेकिन आप अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल हो आप हिंदी बोलो, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। सिचुएशन बेस्ड जो क्वेश्चन मुझे आए थे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। तो देखो, सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझे यही पूछा था जब मैंने उनको बताया कि मुझे 1 साल का मेडिकल आईसीयू एक्सपीरियंस है। तो मेरा भी अमृतसर में एक्सपीरियंस है 1 साल का। तो वही मैंने उनको बताया कि मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने मुझे जो पहली चीज़ पूछी बीपी के लिए, कि अगर बीपी किसी पेशेंट का बढ़ जाता है, आपके पास कोई पेशेंट आया है तो उसका बीपी 200 से भी ऊपर है तो कौन सी दवाई दोगे। तो वो आपको बतानी है। जैसे हम एंटीजी भी दे सकते हैं, लिविटालोल भी दे सकते हैं, टैबलेट्स बहुत सारी आती है, एमलॉन्ग, टेल्मा, पिन, जो भी मतलब बहुत सारी क्लासेस की मेडिसिन टैबलेट्स आती है वो सारी आप दे सकते हो, ठीक है। और बीपी कम हो जाए तो उसके लिए क्या करोगे वो भी आपको उनको बताना है। तो मुझे उन्होंने बीपी कम और ज्यादा दोनों के लिए पूछा था। कम के लिए आपको पता है हम नॉर्मल आईवी फ्लूइड स्टार्ट करते हैं, पहले बोलो से कि देखते हैं अगर पेशेंट सीकेडी या फिर जिसको हार्ट की दिक्कत नहीं है, मतलब जिनका ईएफ कम नहीं है, उन पेशेंट में हम फ्लूइड देके देखते हैं। नहीं रिस्पॉन्स आता तो फिर साथ में हम आइनोट्रोपिक मेडिसिन स्टार्ट कर सकते हैं। आइनोट्रोपिक मेडिसिन में कौन कौन सी आती है, जैसे हम स्टार्टिंग में नॉरेट स्टार्ट करते हैं, नॉरेड्रेनालिन जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आप वैसोप्रेसिन स्टार्ट कर सकते हो, डोपामिन स्टार्ट कर सकते हो, जो भी आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं करने के लिए वो आप कर सकते हो। उसके बाद पेन मैनेजमेंट की अगर बात करी जाए तो उसके लिए भी उन्होंने मुझे पूछा था कि फिफ्थ वाइटल साइन कौन सा है पेन, और पेन के लिए स्कोर कौन सा यूज करते हो, प्लस पेन की मैनेजमेंट कैसे करते हो। जो मुझे सिचुएशन दी थी कि पोस्ट टीकेआर पेशेंट है तो उसके लिए क्या करते हो, तो वो आपको बताना है। उसके बाद कार्डिक अरेस्ट को कैसे हैंडल करते हो, कि अगर कोई पेशेंट है जिसको कार्डिक अरेस्ट आया है तो कार्डिक अरेस्ट है तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे। तो जो मुझे सिचुएशन दी थी कि आपके आईसीयू के अंदर ही आपने देखा पेशेंट स्ट्रेट लाइन हो गया है तो कैसे हैंडल करोगे, तो मैं भी वही सेम सिनेरियो जो हम फॉलो करते हैं वो मैंने उनको बताने लग गया। लेकिन एक चीज है जो आपको हमेशा बतानी है, जो मैंने नहीं बताई, कि पेशेंट की लीड भी चेक करनी है कि लीड तो नहीं निकली हुई। जैसे कि मैंने उनको मतलब वही सिनेरियो मैंने बताया कि हम पेशेंट के टैप करेंगे, फिर उसकी कैरेटेड पल्स चेक करेंगे, है ना, कॉल करेंगे हेल्प के लिए। ये सारी चीजें जो भी हम फॉलो करते हैं वो मैंने उनको बताई। और उसके बाद सीपीआर करेंगे। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपने मिस कर दिया। तो वो इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था कि देखना है पेशेंट की लीड निकली तो नहीं हुई। कई बार देखो क्या होता है ना कि पेशेंट ने कई बार सोते सोते, बहुत बार होता है, अगर आप ड्यूटी हॉस्पिटल में करते हो तो आपको पता होगा कि कई बार आपकी ड्यूटी में कम से कम 3 से 4 बार तो पेशेंट की लीड निकल ही जाती है जब आपको बार बार लगानी पड़ती है। वही उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपने सीपीआर स्टार्ट कर दिया उसके बाद पेशेंट उठेगा गाली देगा तो बात तो सही है। अगर हमने लीड ही नहीं देखी, क्या पता लीड निकली हो और हम सीपीआर करने लग गए, ये सारी चीजें करने लग गए। तो पहले ये भी इंश्योर करना है कि लीड वगैरह प्रॉपरली लगी हुई है। अगर लीड लगी है फिर पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसा है,
अगर पेशेंट कई बार डीप स्लीप में होता है, नहीं भी बोलता है और सीपीआर के दौरान ही वो एकदम से उठ के गाली देने लग जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ऐसे करके और भी काफी सारे क्वेश्चन पूछे, मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद इन्होंने ट्राइएज सिस्टम पूछा था। ट्राइएज सिस्टम क्या है, कलर कोडिंग क्या है, कैसे इसका यूज क्या है। जितने भी ये क्वेश्चन पूछते जा रहे थे ये सारे मेरे कोर्स में एडेड थे, तो मैं आराम से इनका आंसर करता जा रहा था। तो जैसे जैसे मेरा आंसर मैं कर रहा था तो उनको तभी पता चल गया था कि बंदा कॉन्फिडेंट है, आराम से आंसर कर रहा है, तो इनको हम रख लेते हैं। तो दिक्कत क्या कब आती है, जब आप कॉन्फिडेंट नहीं होते, जब आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता हो। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आपको कोई भी नहीं रखेगा, और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आते हैं, दिक्कत होती है इंटरव्यू देने में, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मेरे कोर्स के दौरान आपको मैं इस तरीके से रेडी करूंगा, चाहे आप चंडीगढ़ जाओ, चाहे आप दिल्ली में जाओ, चाहे आप मुंबई में जाओ, महाराष्ट्र में जाओ, कहीं भी जाके आप इंटरव्यू दो, आपकी हर इंटरव्यू क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने कोर्स में वो सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं जो भी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इंटरव्यू के दौरान जो आपको पूछा जाए और आपको पता ना हो। तो मेरे डेली बहुत सारे स्टूडेंट है जो कि हॉस्पिटल्स में इंटरव्यू क्लियर करते हैं, और मैं डेली उनकी पोस्ट भी डालता रहता हूँ। तो अगर आपको भी मेरा कोर्स ज्वाइन करना है और आप चाहते हो कि आपकी फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो जाए, आपको ज्यादा भटकना ना पड़े, अच्छी सैलरी मिल जाए, तो आप 3-4 हज़ार लगा के आराम से अपने आप को रेडी कर सकते हो और इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था एवीजी इंटरप्रिटेशन के ऊपर उन्होंने मुझे पूछा था कि आपको कोई पेशेंट है, आपके पास आया है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो उनकी एवीजी में क्या चेंजेस आएंगी। तो हमेशा मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने के लिए मिलता है ऐसे वाले पेशेंट को, या फिर आपको सिचुएशन दे सकते हैं कि पीएच इतना है, पीसीओ2 इतना है, HCO3 इतना है, तो बताओ इनका मतलब इसमें क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर एल्कलोसिस है, क्या है। तो वो चीज आपसे पूछ सकते हैं। तो एबीजी के लिए आप जरूर रेडी होके जाना। बाकी एबीजी के ऊपर मैंने बहुत एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो, या फिर वीडियो खत्म होने के बाद भी देख सकते हो। इसको देखने के बाद एबीजी के अंदर आपको कोई एक भी डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद कोड अनाउंस करके दिखाने के लिए मुझे बोला कि कोड अनाउंस करके दिखाओ। तो कोई भी कोड आपको बोल सकते हैं, चाहे कोड रेड, चाहे कोड येलो, चाहे कोड पिंक, है ना, चाहे वायलेट, या कोई भी। तो आईसीयू के अंदर हो तो कभी भी कोड जो ब्लू है वो हम अनाउंस नहीं करते हैं, बट बाकी कोड अनाउंस कर सकते हो। आप रेड भी कर सकते हो, कोड ऑरेंज भी कर सकते हो, वायलेट भी कर सकते हो, कोई भी, है ना। तो कोड अनाउंस जब भी आप करते हो आपको खास चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको कोड बोलना है, जो भी कोड है। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट बोलना है, ठीक है, और उसके बाद एग्जैक्ट लोकेशन बोलनी है, कौन से फ्लोर पे है। तो ये चीजें ना आपको 3 बार रिपीट करनी है। जैसे मैं बोलूंगा कि कोड ब्लू इन 4th फ्लोर 468 बेड नंबर 2, फिर दोबारा वही 3 बार चीजें रिपीट करनी है। तो इस तरीके से आपको हमेशा जो कोड है वो अनाउंस करना होता है। उसके बाद पोजीशंस उन्होंने मुझे पूछा था। पोजीशंस के लिए उन्होंने मुझे बोला कि कोई शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करके पेशेंट आया तो कौन सी पोजीशन दोगे, तो वो आपको बताना है। उसको सेमी फॉलर या फॉलर पोजीशन या सिटिंग पोजीशन दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद कैनुला के लिए उन्होंने मुझे पूछा था कि कैनुला के लिए कौन सी वेन आप प्रेफर करोगे, या इंडिकेशंस कौन क्या है, मतलब अच्छी वेन की इंडिकेशंस क्या है, तो वो आपको बतानी है। तो हमेशा वेन कहाँ पे हम लगाते हैं वो भी आपको बताना होता है कि कौन सी वेन में हम कैनुला लगाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम आपको पता है कि मेटाकार्पल वेन्स में लगाते हैं, यहाँ पे पहले हम देखते हैं, उसके बाद हम सिफेलिक वेसिलिक्स पे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको उनको बताना होता है वेन के बारे में, ठीक है। बाकी सैंपल आप कौन सी वेन से लेते हो इसके बारे में पूछा था, तो वो भी मैंने बताया। मीडियल के वाइटल हम तो ज़्यादा यहाँ पे लेते हैं, तो वही मैंने उनको बता दिया। और राइल्स ट्यूब इंसर्शन के लिए उन्होंने मुझे फुल प्रोसीजर करने के लिए बताने के लिए बोला था। तो फुल प्रोसीजर मैंने उनको बता दिया राइल्स ट्यूब के लिए। आपको भी अगर फुल प्रोसीजर बताने के लिए बोले तो आप कभी भी बीच में से या शुरू में से या बिल्कुल एंड पे से चीजें मत बताओ। जो भी बताते हो बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन वाइज आपको बताना है। तो स्टार्ट करने से पहले जब भी कोई भी प्रोसीजर आपको स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको पेशेंट को जरूर बताना है कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये नहीं कि आप चुपचाप राइल्स ट्यूब ले गए, नाक में घुसा दी, फिर पेशेंट आपके ऊपर चिल्लाने लग गया ना। तो हमेशा पहले पेशेंट के हम वर्बली कंसेंट लेते हैं। आप पेशेंट को बताते हो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ये प्रोसीजर है, आपको खाने में दिक्कत हो रही है या आपसे खाया नहीं जा रहा है, इसलिए हम डाल रहे हैं। अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है, अटेंडेंट को बताना है कि हम ये चीजें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है, वो भी आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको सारा सामान रेडी करना है। आपके साथ एक बंदा होना चाहिए और एक स्टाफ और होना चाहिए। उसके बाद सारा सामान जब आप रेडी कर लेते हो, सामान आपको बताना है क्या क्या सामान हम रखते हैं, ठीक है। जैसे ही सारी चीजें रेडी हो जाते हैं, फिर आप हैंड वॉश करते हो, आप सर्जिकल ग्लव पहनते हो, देन आप जेली लगाते हो, नाक में थोड़ी सी जेली लगाते हो, फिर आप डालते हो, है ना। वो सारी चीजें मतलब जो भी एज ए प्रोसीजर हम करते हैं वो सारी चीजें आपको बतानी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बताओगे तो आप कभी भी फेल नहीं होगे। तो ये सारे क्वेश्चन उन्होंने मुझे पूछे थे। आपसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर कोई और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इस चीज की मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे वो मेरे कोर्स के बीच में से ही आएंगे, उससे बाहर कोई एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। क्योंकि
अभी तक मैंने 60 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल में इंटरव्यू दिए और सारे हॉस्पिटल के क्वेश्चन पेपर मैंने अपने कोर्स में डाले हुए हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट डेली इंटरव्यूज क्लियर कर ले। अगर आपको भी अपनी इंटरव्यू क्लियर करनी है, आप चाहते हो कि फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो जाए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स की डिटेल आप व्हाट्सएप से ले सकते हो, नीचे व्हाट्सएप का नंबर आपको दिख जाएगा। बाकी आज की वीडियो के लिए बस यही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।